नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया है। वो राजा हैं, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंक नहीं निर्धारित कर सकते। हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारा आदर उस परिवार के लिए हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें निर्धारित करना होगा कि वो इस रंक के साथ अपना रिश्ता बनाए रखें। साथियों, क्या आप जानते हैं राजीव गांधी के लाडले सोनिया के भाई राहुल और प्रियंका के मामू कहे जाने वाले बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने नौसिखिया रूप में आज से 4 दशक पहले राजनीति में कदम रखा था और अपने पहले चुनाव में विपक्ष के नेता को इतने भारी बहुमत से हराया था कि उस नेता ने राजनीति से ही संन्यास ले लिया था। लेकिन साथियों, कैसे जया बच्चन ने भाभी देवर और मुंह दिखाई वाले जुमले बोलकर फिजा को अपने पक्ष में कर लिया था। जैसे कि उन्होंने खुद को इलाहाबाद की नई बहू बताते हुए मुंह दिखाई में वोट मांगा था और जब प्रचार के दौरान अमिताभ बच्चन का रोड शो शहर में जामसेनगंज में पहुंचा तो वहां मौजूद लड़कियों के काफिले ने अमिताभ बच्चन के स्वागत में अपने दुपट्टे सड़क पर बिछा दिए और कैसे अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रतिद्वंदी हेमवंती देवगौड़ा से चुनाव में जीतने का आशीर्वाद लिया और चुनाव इस कदर जीता कि मतगणना के दौरान अमिताभ बच्चन के 4000 वोट रद्द कर दिए गए। दरअसल यह वोट अमिताभ बच्चन के उन लेडी फैंस के वोट थे जिन्होंने मतपत्र पर मोहर के बजाय लिपस्टिक वाले मार्क लगाकर वोटिंग डाली थी, मगर फिर भी अमिताभ बच्चन को 68% वोटिंग मिली थी, जिससे बहू गौड़ा को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अमिताभ बच्चन ने यह चुनाव अपने बचपन के दोस्त राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में कदम रखा था, मगर फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को लोकसभा से इस्तीफा देने को कह दिया। आखिर वो कौन सी गलतफहमी थी जिसने राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की गहरी दोस्ती में दरार डाल दी, और आखिर क्यों अमिताभ बच्चन ने राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लिया? जानेंगे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की कुछ ऐसी अनसुनी और अनकही कहानियां। दोस्तों, 80 के दशक में राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन को भारतीय राजनीति के जयवीरू के रूप में जाना जाता था। पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक रशीद किबदई अपनी किताब में लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी के नजदीकियां इतनी ज्यादा थीं कि कई बार सरकार के अहम फैसले भी अमिताभ बच्चन से मशवरा के बाद लिए जाते थे और राजीव गांधी की सिर्फ एक आवाज पर अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग छोड़कर राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया था। लेकिन साल 1984 के उस ऐतिहासिक चुनाव के बारे में जानने से पहले हमें राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की बचपन की झलक को देखना होगा। दोस्तों, साल था 1940 का। इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन अच्छी सहेलियां थीं। 11 अक्टूबर के दिन तेजी ने अपने बेटे अमिताभ बच्चन के जन्मदिन में शामिल होने के लिए गांधी परिवार को न्योता भेजा। 4 साल के अमिताभ बच्चन और 2 साल के राजीव गांधी की पहली मुलाकात इसी बर्थडे पार्टी में हुई थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई, क्योंकि राजनीति से संबंधित होने के कारण तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। यहाँ तक कि गर्मी की छुट्टी में भी बच्चन परिवार राजीव गांधी के घर आया जाया करते थे और अमिताभ बच्चन को इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा मानती थी। बताया जाता है कि साल 1967 में जब राजीव गांधी की शादी को लेकर कांग्रेस पार्टी में विवाद चल रहे थे, उस वक्त राजीव गांधी ने अपनी होने वाली पत्नी को सोनिया को भारत बुला लिया। लेकिन भारत आकर आखिर वो कहाँ पर रुकती, तो तेजी बच्चन ने सोनिया गांधी के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए और दोनों परिवारों की दोस्ती और गहरी हो गई। अमिताभ बच्चन गांधी परिवार के इतने करीब आ चुके थे कि सोनिया उन्हें अपना भाई मानती थी और राहुल और प्रियंका उन्हें मामू कहकर बुलाते थे। शायद इसीलिए अमिताभ बच्चन इमरजेंसी के टाइम चुप्पी साधे हुए थे। इस कारण उन्हें फैंसों के कटाक्ष भी सुनने पड़े थे। खैर, साल 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो उनके बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर देश की बागडोर को संभाला था। लेकिन हर किसी को यह शंका थी कि बहुत शक्तिशाली कही जाने वाली इंदिरा गांधी के जूतों में कोई नौजवान कैसे पैर रख सकता है। एक ऐसा युवक जिसने महज कुछ साल राजनीति में काम किया है। ऐसे में अगला चुनाव राजीव गांधी के लिए बहुत अहम था।
क्योंकि पिछले कुछ साल में कुछ नेता कांग्रेस छोड़कर विपक्ष में जा मिले थे और 1984 का वो चुनाव राजीव गांधी के लिए सत्ता में वापसी का एक सुनहरा अवसर था। वैसे ही एक नेता थे हेमवंती नंदन बहुगुणा, जो कि कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके थे, लेकिन 1980 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में हेमवंती बहुगुणा ने इलाहाबाद से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इलाहाबाद उनका राजनीतिक गढ़ माना जाता था और पूरा विपक्ष उनके पीछे एकजुट था। ऐसे में राजीव गांधी ने पूर्व सीएम बहुगुणा के सामने किसी दिग्गज नेता को खड़ा करने की बजाय अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को राजनीति में उतारने का फैसला किया। उस समय हमारे बिग बी बॉलीवुड के सुपरस्टार थे। हालांकि उन्होंने राजनीति की कोई समझ नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर अपने फिल्मी करियर को छोड़कर राजनीति में कदम रखा, जिसकी खबर मिलते राजनीति की गलियारों में शोरगुल मच गया। क्योंकि यहाँ एक तरफ राजनीति के मचे हुए खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश के बेहद लोकप्रिय नेता बहुगुणा थे, दूसरी ओर एंग्री यंगमैन अमिताभ बच्चन थे, जिनका क्रेज पूरे देश में था। वरिष्ठ पत्रकार शेखर करीन बताते हैं कि 27 नवंबर 1984 का दिन था। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद आए और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहर में अपार जनसमूह इकट्ठा होने लगा। कलेक्ट्रेट में जहां उन्होंने पर्चा दाखिल करना था, वहां पर भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। यहाँ जनता ने बहुत भगदड़ मचाया और पर्चा भरने के बाद अमिताभ बच्चन 7 मीटर ऊंचे मंच पर चढ़े और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। तो चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। इलाहाबाद के लिए उनकी नीयत बहुत साफ थी, लेकिन उन्हें राजनीति का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, इसलिए चुनाव प्रचार में बे रटे रटाए 5 से 6 वाक्य ही बोल पाते थे। साथ ही चुनाव जीतने के लिए कई फिल्मी हथकंडे अपनाकर उन्होंने डायलॉगबाजी करना स्टार्ट कर दिया। बताया जाता है कि शुरुआत में सट्टा बाजार में अमिताभ बच्चन चुनाव हार रहे थे, लेकिन उनके पक्ष में हवा तब बदली जब जया बच्चन प्रचार में कूद गईं और उन्होंने भाभी देवर और मुंह दिखाई वाले जुमले बोलकर फिजा को अमिताभ बच्चन के पक्ष में कर दिया। जैसे कि उन्होंने मुंह दिखाई में वोट मांगा था, वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन राजनीति के दांवपेच सीख रहे थे। इसी बीच एक दिलचस्प किस्सा तब हुआ जब चुनाव प्रचार के दौरान अमिताभ बच्चन और बहुगुणा का चुनावी काफिला टकरा गया। उस टाइम अमिताभ बच्चन कार से उतरे और बहुगुणा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस पर बहुगुणा जी ने कहा कि आप जिस क्षेत्र में हो, क्षेत्र में सफलता हासिल करें। इस पर अमिताभ बच्चन ने कहा, नहीं, मुझे चुनाव जीतने के लिए आशीर्वाद दीजिए। इस पर बहुगुणा जी मुस्कुराए और बोले कि आप जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र के लिए मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूं। अमिताभ बच्चन मुस्कुराकर बोले, मैं अभी राजनीति के क्षेत्र में हूं और समझता हूं कि आपने मुझे इसी क्षेत्र में सफलता के लिए आशीर्वाद दिया है। यह कहकर अमिताभ बच्चन वहां से निकल पड़े। इसके बाद एक दिलचस्प किस्सा जामशेदगंज में हुआ था। जब अमिताभ बच्चन का काफिला जामशेदगंज में पहुंचा तो कुछ लड़कियों ने अपने दुपट्टे वहां बिछा दिए। अमिताभ बच्चन ने दुपट्टे देखकर अपनी गाड़ी को रुकवाया और रिक्वेस्ट करके सभी दुपट्टों को हटवा दिया, यानी उनका वाहन किसी भी लड़के के दुपट्टे से नहीं गुजरा था। इसी से पता चलता है कि अमिताभ बच्चन कितने साफ दिल इंसान थे। फिर आया वो दिन जब चुनाव रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे। इंदिरा गांधी की मौत ने राजीव गांधी को काफी सहानुभूति दिला दी थी। 514 लोकसभा सीटों में से 404 सीटों पर जीत हासिल कर राजीव गांधी भारी बहुमत से भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद की जनता ने हमारे एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन पर इतना प्यार लुटाया कि अमिताभ बच्चन ने 1,87,000 वोटों से चुनाव में जीत हासिल की। हालांकि यह एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि काउंटिंग के टाइम अमिताभ बच्चन के 4,000 वोट रद्द हो गए थे। दरअसल यह अमिताभ बच्चन के उन लेडी फैंस के वोट थे जिन्होंने मोहर के स्थान पर लिपस्टिक वाले किस मार्क लगाकर वोटिंग डाली थी, मगर फिर भी अमिताभ बच्चन को करीब 68% वोट मिले थे, जिससे बहुगुणा जी को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लिया। जबकि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से लोकसभा सांसद बने। हालांकि करिश्माई जीत पर सवार राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन का रंग 2 साल में ही फीका पड़ने लगा। बोफोर्स घोटाले का विवाद मचा और बेकसूर होने के बाद भी खुद पर उठती उंगलियां देख
अमिताभ बच्चन ने राजनीति से हमेशा के लिए तौबा कर लिया, जबकि घोटाले के दाग ने राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया और असमय मौत ने उन्हें राजनीति में कदम रखने का वापस मौका नहीं दिया।